हिंदी सिनेमा में 1950 से 60 तक ये वो दौर था जब आम आदमी सिंगर्स के चेहरों से वाकिफ नहीं था, क्योंकि ये वो वक्त था जब रेडियो आम मनोरंजन का साधन हुआ करता था। इसलिए लोग आवाज पहचान लेते थे, चेहरा नहीं। इसके अलावा फिल्मी मैगजीन्स हों या और कोई मीडियम, वहां सिंगर्स की तस्वीरें छापने का ट्रेंड सेट नहीं हुआ था। तस्वीरें सिर्फ हीरो हीरोइंस की छपा करती थी और सिंगर्स के लाइव शोज भी बहुत रेयर थे। इसलिए अगर कोई रफी, कोई लता, कोई मुकेश सड़क से गुजर जाता था तो लोग अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते थे। बात 1963 की है। मुकेश जी दर्शन करने शिरडी गए। अक्सर जाते थे, साईं बाबा के भक्त थे। तो इस बार जब वो शिरडी पहुंचे तो उन्होंने मंदिर जाने के लिए एक साइकिल रिक्शा ले लिया और उसमें बैठकर मंदिर की तरफ चल पड़े। अब संयोग देखिए, रास्ते में रिक्शा चलाने वाला एक गाना गुनगुना रहा था और यह गाना मुकेश जी का था। मुकेश जी थोड़ी देर चुपचाप सुनते रहे और फिर जब रिक्शे वाले ने मन भर के मुकेश जी का गाना गा लिया, तब मुकेश जी ने कहा, यार किसी और अच्छे गायक के गाने सुनाओ, ये क्या बेकार के गाने लगे हुए हैं। अब जो हुआ इसकी उम्मीद मुकेश जी को बिल्कुल नहीं थी। मुकेश जी की बात सुनकर जम के ब्रेक मार दिया रिक्शे वाले ने और बोला, अगर आपको यह सिंगर पसंद नहीं है तो भाई साहब उतर जाइए मेरे रिक्शे से। हाँ जी, मैं तो इसी बंदे के गाने गाता हूं और गुनगुनाता हूं। आपको अगर तकलीफ है तो दूसरा रिक्शा ले लो। आपके लिए मैं अपनी पसंद की आवाज बदल नहीं सकता हूं। और भड़क गया रिक्शे वाला। मुकेश जी ने समझाने की कोशिश की कि भाई नाराज ना हो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, आपकी जो मर्जी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बताइए गाने हैं किसके? आप जिसके गाने सुन रहे हो, जिसकी बात को लेकर, मेरी बात को लेकर इतना भड़क गए हो, आप जानते हैं गाने किसके हैं? तो रिक्शे वाले ने कहा, भाई ये गाने मुकेश के हैं। मुकेश जी ने अपनी जिंदगी में बड़े फैन देखे थे, लेकिन ऐसा फैन नहीं देखा। उन्होंने कहा कि भाई मैं पैसे ज्यादा दे दूंगा, आप मुझे दर्शन करवा कर वापस छोड़ दो। और बिल्कुल रास्ते में जो आपकी पसंद है, मतलब मुकेश जी उन्हीं के गाने सुनाना। आप रिक्शे वाला मान गया, दर्शन करवाने ले गया। अब बारी थी वापस आने की। जब वापस आ रहे थे तो बातों बातों में मुकेश जी ने उससे पूछा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तब रिक्शे वाले ने बताया, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, मंदिर के बाहर साईं की तस्वीर बेचती है, एक लड़का है, लेकिन मेहनत मजदूरी करता हूं मैं, इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उस लड़के को, अपने बेटे को स्कूल भेज पाऊं। मुकेश जी ने उस रिक्शे वाले से कहा, बहुत बड़े फैन हो तुम मुकेश के, चलो मैं तुम्हें मुकेश से मिलवा देता हूं, मैं मुकेश को जानता हूं। रिक्शे वाले ने कहा, बाबू क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? मेरे पास कहां इतने पैसे हैं कि मैं बॉम्बे जाऊं, और देखो जी सेठ, मुकेश जी मुझसे क्यों मिलेंगे? मुकेश ने कहा, तू इसकी चिंता मत छोड़, मुकेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और इसके बाद मुकेश जी उस रिक्शे वाले को अपने पैसे से बॉम्बे ले आए और लेके पहुंचे सीधा अपने घर। घर पहुंचने के बाद उन्होंने बेटे नितिन से कहा, इसको अटेंड करो, मैं अभी नहा धोकर वापस आता हूं। बड़ी इज्जत के साथ रिक्शे वाले को हॉल में बिठाया गया। उसी हॉल में मुकेश जी की एक तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, मुकेश चंद्र जोरावर चंद्र माथुर। इस तस्वीर को देखकर उस रिक्शे वाले भाई ने नितिन से पूछा कि यह तस्वीर तो इन साहब की है, क्या इनका भी नाम मुकेश है? नितिन ने जवाब दिया, जी हां। अब रिक्शे वाले ने पूछा, ये करते क्या हैं? मुकेश जी के बेटे नितिन ने कहा, फिल्मों में गाना गाते हैं, ये वही मुकेश हैं।
आप अंदाजा लगा सकते हैं उस रिक्शे वाले की हालत क्या हो गई होगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के दर्शन पाने के लिए मैं इतनी दूर आया हूं, वो इंसान पिछले 2 दिन से मेरे साथ था, मेरे करीब। और जब मुकेश जी नहा धो के वापस आए तो वो रिक्शे वाला उनके चरणों में लेट गया। मुकेश जी ने कहा, तुम्हारे चरणों में नहीं, यहां मेरे पास आओ, मेरे गले लग जाओ। फैंस की जगह चरणों में नहीं, हृदय में होती है। वो रिक्शे वाला 2 दिन तक बंबई में रहा। मुकेश जी ने उसे रिक्शा खरीदने के पैसे दिए और हर महीने उसके बच्चों की पढ़ाई का पैसा देने का वादा करते हुए उसे वापस शिरडी भेज दिया। मुकेश जी ने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ऐसे दयावान लोग जिनके मन में किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाह नाज की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे, है ना। मुकेश जी जैसे लोग जो महान कलाकार होते हैं और उससे भी बढ़कर होते हैं इंसान, बहुत कम जन्म लेते हैं, बहुत कम। एक बायोकेमिस्ट बनने का सपना देखने वाला कैसे बन गया फोटोग्राफर, उसके बाद एडिटर, फिर राइटर, और उसके बाद हिंदी सिनेमा का एक एमिनेंट डायरेक्टर। ये कौन था और बायोकेमिस्ट से फिल्म डायरेक्टर बनने का सफर कैसे तय किया, ये बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।